बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर डिस्कस करेंगे। यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है हमने वो देखना है। तो सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस पे किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है उसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है फिजिकल फैक्टर्स जैसा कि लेंथ है या क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और नॉन फिजिकल कंडक्टर जैसा कि टेम्परेचर है, इन पे डिपेंड कर रही होती है। अब ये फैक्टर्स, इन फैक्टर्स के बारे में पढ़ने से पहले अगर आपको रेजिस्टेंस के बारे में नहीं मालूम तो वो भी बता दूं कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑपोजिशन इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में जो जिस चीज का रुकावट का सामना करना पड़ता है उसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जब उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाए तो उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में जो रुकावट है उसको रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। वो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है फिजिकल फैक्टर्स जैसा कि लेंथ है और उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेंथ की, वायर की लेंथ और वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। और दूसरा कौन सा फैक्टर है जो कि नॉन फिजिकल फैक्टर है, वो हमारे पास टेम्परेचर है। तो अगर एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A हो, तो हम ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टिंग मटेरियल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। यानी कि कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, और अगर एरिया इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। तो इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। जब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो आर प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए आ जाता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया जाए तो कांस्टेंट आता है, यानी कि आर इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट एल ओवर ए के। यहां पे जो कांस्टेंट है वो हम रो लिखते हैं, और रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हम बता सकते हैं, जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो कांस्टेंट क्या होगा हमारे पास? रेजिस्टिविटी रो, आर इक्वल टू रो एल ओवर ए। ये हमारे पास फार्मूला आ गया रेजिस्टेंस का, जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब हम कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं कि ये जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, इन फैक्टर्स को अगर चेंज करें तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके साथ साथ आपको यह भी बता दूं, ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर है। अब फैक्टर्स कौन से हैं? हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप्ड कंडक्टर है और इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है, जो अभी हमने फार्मूला फाइंड किया था उसके मुताबिक रो L ओवर A होगी। इसकी रेजिस्टेंस को हमने R1 का नाम दे दिया। अब अगर इस कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया जाए, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, कंडक्टर की लेंथ को L से 2L कर दिया, डबल कर दी, क्रॉस सेक्शनल एरिया वही रहने दिया, तो उस वक्त रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? हमने रेजिस्टेंस के फार्मूले में L को 2L पुट किया, 2 बाहर आ गया तो ये रो L ओवर A आ जाता है। रो L ओवर A R1 की इक्वल था तो ये 2R1 आ गया। इसका मतलब ये है कि जब हमने कंडक्टर की लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गई है, पहले की निस्बत रेजिस्टेंस डबल हो गई है। लेंथ डबल करने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस डबल हो गई है। अब तीसरे स्टेप में हम ये करते हैं कि लेंथ वही रहने देते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर देते हैं। L को एज इट इज रखा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को 2A पुट किया उसी रेजिस्टेंस के फार्मूले में, तो ये 1/2 यहां से बाहर आ गया, रो L ओवर A रह गया। रो L ओवर A R1 के इक्वल था और ये R1/2 आ गया। यानी कि जब हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल किया है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गई है। तो इस केसेस से हमने ये भी देखा, जो पिछली स्लाइड में पढ़ा था, कि लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, यानी कि लेंथ डबल की तो रेजिस्टेंस डबल हो गई, और एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जब एरिया को डबल किया तो रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो गई।
इसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी कहलाता है। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा इक्वल होगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी 1/रो। तो इस हिसाब से रो इक्वल आ जाता है सिग्मा इनवर्स के, या सिग्मा इक्वल आ जाएगा रो इनवर्स के। ऐसा यूनिट सिग्मा का कंडक्टिविटी का ओम मीटर इनवर्स होता है या ओम पर ओम मीटर, और इसका एक और यूनिट साइमंस भी है जिसको जो कि 1 साई इक्वल होता है 1/ओम के। यहां तक हमने वो फैक्टर्स पढ़े जिन फैक्टर्स की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर रही थी। यहां तक हमने कौन से फैक्टर्स पढ़े हैं? फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है कंडक्टिंग मटेरियल की, जो कि हमें यह शो करती है कि एबिलिटी ऑफ एटम्स ऑफ दैट पार्टिकल मटेरियल टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टिविटी क्या शो करती है? एटम्स की, किसी भी पार्टिकुलर एटम्स की वो एबिलिटी जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में रोकते हैं। यानी कि रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोका जाए। और रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ही डिफिकल्टी होगी कंडक्टिंग मटेरियल को इलेक्ट्रॉन्स मूव करवाने में। नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जबकि रेजिस्टेंस एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक से मुराद इंटरनल प्रॉपर्टी एंड एक्सट्रिंसिक से मुराद एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टिविटी है वो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है कंडक्टर का उस पर डिपेंड नहीं कर रही होती। It does not change by changing temperature until the material phase transition occurs। और इसके साथ साथ टेम्परेचर चेंज होने से भी ये चेंज नहीं होती जब तक कि मटेरियल फेज ट्रांजिशन ना हो जाए। यानी कि इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। मतलब यह है कि टेम्परेचर हाई या लो करें, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। कब होगी? जब इतना ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया जाए कि फेज ट्रांजिशन हो जाए, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चला जाए, लिक्विड से सॉलिड में आ जाए, तो उस केस में रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी इज ए कंपोजिशन फंक्शन while resistance depends upon the physical dimension of the conducting material and the temperature variation of the conducting material plays a very effective role in increasing and decreasing resistance। कि अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में देखें जो ऊपर बयान किया गया है, तो रेजिस्टिविटी जो है ये कंपोजिशन फंक्शन है। रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है फिजिकल डायमेंशन, यानी कि कंडक्टर की लेंथ क्या है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, लेकिन रेजिस्टिविटी इन फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं कर रही थी। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर वेरी करने से भी चेंज होती है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एक थिकर वायर है तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो जो है चार्जेस का वो कम होगा एज कंपेयर टू थिन वायर। थिकर वायर रेजिस्ट दी इलेक्ट्रिक फ्लो, यानी कि अगर हमारे पास एक थिक वायर होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो कम होगा उस वायर की निस्बत जो कि बारीक वायर होगी। मोटी वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो की रेजिस्टेंस कम होगी बनिस्बत बारीक वायर के। ये हमने जब क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ का कंपैरिजन किया तो वहां पे आपने देखा भी था। इसके अलावा अगर हम दो मटेरियल्स जैसा कि कॉपर और रबड़ की बात करें, इनको अगर हम कंपेयर करें तो एक्सपेरिमेंटली हम ये देखते हैं कि कॉपर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है रबड़ की निस्बत। कॉपर में करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, लेकिन रबड़ में करंट नहीं, क्योंकि वो इंसुलेटर है, यानी कि उसमें उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा हाई है रबड़ की कॉपर की निस्बत। तो ये एक रीजन है कंडक्शन ऑफ चार्ज कैरियर्स वी यूज कॉपर मटेरियल वायर्स व्हाइल फॉर इंसुलेटिंग पर्पसेस रबड़ इज यूज्ड,
कि कंडक्शन जहां पर हमें चाहिए होगी चार्ज कैरियर्स की, जहां पे हमें किसी मटेरियल में से करंट, जहां पे हमें करंट गुजारना हो तो वहां पे हम कॉपर वायर यूज कर लेते हैं, और जहां पे हमें इंसुलेटिंग पर्पस के लिए कोई मटेरियल यूज करना हो तो वहां पे हम रबड़ यूज कर लेते हैं। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें, वहां पर आपको चैप्टर के टॉपिक्स और एक्सरसाइज सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। थैंक यू।